हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम, जिस पर PDF मिलता है। आइए शुरू कर लें। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार का मतलब क्या हुआ? रेमेडी का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपको इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, सारे मूल अधिकार हैं, भाग 3 में पूरे मूल अधिकार हमने पढ़ लिए हैं। लेकिन सवाल है कि कोई भी अधिकार की गारंटी अगर नहीं दी गई कि आपको यह अधिकार मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर अधिकार का मतलब क्या बचा? जैसे आपको कहा गया कि भाई आपको अधिकार है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि अगर मेरे साथ भेदभाव हुआ, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लैंगिक भेदभाव हुआ, अगर ये भेदभाव हुआ और ये अधिकार नहीं दिया गया कि अगर भेदभाव हुआ तो कोई एक ऐसी बॉडी है जिसके पास आप जाइएगा तो आपकी समस्या का हल तुरंत निकलेगा, आपके अधिकारों को तुरंत दिया जाएगा, जो भी उसमें दोषी होंगे उनको बुलाया जाएगा कि भाई क्यों हुआ ऐसा। तो संविधान में आर्टिकल 32 उसी उपचार की बात करता है, वही अधिकार आपको देता है, और वो अधिकार भी अपने आप में एक मूल अधिकार है। मतलब वो अधिकार भी आपसे छीना नहीं जा सकता। आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाएं और प्रवर्तन कराएं, अपने अधिकारों को इन्फोर्समेंट कराएं। ये अधिकार भी आपका मूल अधिकार है और ये भी भाग 3 में ही शामिल आर्टिकल 32 में है। तो संवैधानिक उपचार है, ठीक है। अनुच्छेद 32, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, और कहा था कि अगर ये आर्टिकल 32 न रहे तो पूरा का पूरा संविधान बेकार हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपके अधिकारों की गारंटी यही तय करता है। ये आर्टिकल तय करता है कि जितने भी मौलिक अधिकार आपसे को दिए गए हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ठीक। आइए समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। 32 में 4 क्लॉज हैं, 32 1 से लेकर 4 तक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है 32 2, जहां सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, आदेश देने की शक्ति है, निर्देश देने की शक्ति है, डायरेक्शन, ऑर्डर या रिट जारी करके मूल अधिकारों के उल्लंघन के केस में, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के केस में, यह ध्यान रखिए, आर्टिकल 32 केवल मूल अधिकारों के, भाग 3 के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है। यानी आर्टिकल 32 के अधीन जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है वो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। 32(1) क्या कहता है? 32(1) पहली बात यही करता है कि भाई मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और आपको इस बात की गारंटी दी गई है कि प्रवर्तनीयता होगी। प्रवर्तन के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को समुचित कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट मूव करने की शक्ति है, अधिकार है आपको, और उस अधिकार की गारंटी देता है 32(1), ठीक है। 32(2) जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है, डायरेक्शंस देने का अधिकार है, या फिर रिट जारी करने का अधिकार है। 5 तरह के रिट होते हैं, उनको हम आगे समझेंगे कि उन 5 तरह के रिट का मतलब क्या होता है। तो 32(2) कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश, निर्देश या रिट जारी करने की शक्ति किस मामले में? जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है 32 की बात आते ही संवैधानिक उपचार किसके खिलाफ है? मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ है। तो 32(1) कहता है कि आप अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस बात की गारंटी है कि आपके मूल अधिकारों का प्रवर्तन सुप्रीम कोर्ट में समुचित कार्यवाही द्वारा होगी। 32(1)
सुप्रीम कोर्ट मूव करने का अधिकार, जाने का अधिकार, और यह अधिकार गारंटी दी गई है इसकी। सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता। आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मूव करेंगे 32(1) के तहत, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता कि भाई आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हम सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इस बात की गारंटी दी गई है। और आप इस बात को समझिए, क्योंकि आर्टिकल 32 भी भाग 3 का पार्ट है, यानी मूल अधिकारों का ही हिस्सा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता आपके अधिकार के प्रवर्तन के लिए, एनफोर्समेंट के लिए, क्योंकि यह भी आपका मौलिक अधिकार है। आपका मौलिक अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे मामले में अगर मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसको समाधान सुप्रीम कोर्ट देगा। यह भी आपका मौलिक अधिकार है। 32(2) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जब उल्लंघन हो किसी के मौलिक अधिकार का तो क्या क्या जारी कर सकता है? आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है, या फिर रिट जारी कर सकता है। रिट 5 तरह के होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। 32(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर, लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को ये जो रिट जारी करने की शक्ति है, आदेश निर्देश देने की शक्ति है, इनको अन्य न्यायालयों को भी दे सकता है। ठीक है, तो संसद द्वारा, सिर्फ संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की कुछ या सभी शक्तियों का प्रयोग अन्य न्यायालयों द्वारा करने के लिए कानून बना सकता है। कौन? संसद। ठीक, तो 32(3) क्या कह रहा है? संसद की शक्ति है कि विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया है रिट जारी करने की, वो शक्ति अन्य न्यायालयों को दी जा सकती है। कुछ शक्तियां दे दे या फिर सभी शक्तियां दे दे। ठीक, और 32(4) क्या कहते हैं? कि संवैधानिक उपबंध के अलावा और किसी भी विधि से यह गारंटी आपसे नहीं छीनी जा सकती है। इस गारंटी का निलंबन नहीं होगा। निलंबन होगा तो उसका एक ही तरीका है, संवैधानिक उपबंध उस बारे में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उपबंध हो तभी आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके आर्टिकल 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। संविधान में उपबंध अगर है कहीं भी तो सिर्फ और सिर्फ यही जरिया है कि आपके मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार निलंबित कर दिया जाए, अदरवाइज नहीं होगा। तो कब होता है? हमने पढ़ा था आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, उस कंडीशन में आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति 20 और 21 को छोड़कर बाकी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध निर्बंधित कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 32 के निलंबन की सिर्फ एक ही कंडीशन है। आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डर देके आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय ही आर्टिकल 32 को निलंबित कर सकता है। अदरवाइज संविधान में कहीं भी उपबंध नहीं है कि आर्टिकल 32 को निर्बंधित किया जाए, ठीक है, निलंबित किया जाए। तो 32 के 4 आपने पार्ट देखे। 32(1) कहता है कि आप अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं और वहां सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में मूल अधिकारों के एनफोर्समेंट की गारंटी है। पहला मूल अधिकार हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट आदेश निकाल सकता है, निर्देश दे सकता है और रिट जारी कर सकता है 5 तरह के। ये 32(2) हो गया।
32(3) कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर नहीं है। अगर संसद चाहे तो लॉ बनाकर इस पावर को अन्य न्यायालयों को भी दे सकता है, इनमें से कुछ को या फिर सभी पावर्स को अन्य न्यायालयों को दे सकता है मूल अधिकार के मामले में। 32(3) का मतलब क्या हुआ? मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का पावर 32(2) में बताया गया है रिट जारी करने का। अब जब मैं रिट जारी करने का बोलूंगा तो उसमें आप मान के चलिएगा कि आदेश और निर्देश भी शामिल है, ठीक है। तो जो 32(2) में पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में वो रिट जारी कर सकता है, वह उसमें से कुछ पावर या सभी पावर्स को किसी अन्य न्यायालयों को भी दिया जा सकता है, लेकिन वो कौन देगा? संसद देगी, विधि बनाकर, लॉ बनाकर। ऐसी विधि बनी नहीं है। मतलब अभी ये एक्सक्लूसिव जो राइट्स है हाई कोर्ट के अलावा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है, क्योंकि संसद ने विधि नहीं बनाया। ध्यान रखिए, 32(3) इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, मतलब विधि बनी नहीं है, ठीक है। और 32(4) कहता है कि संवैधानिक उपबंध के अलावा 32 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और वो संवैधानिक उपबंध एक ही है, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति ऑर्डर के साथ निलंबित कर सकता है। ये 32 के 4 पार्ट हैं जो आपको समझने थे। महत्वपूर्ण बातें इसमें क्या क्या है भाई? रिट जारी करने की शक्ति हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में रिट जारी किया जाता था और ब्रिटेन की ही इस परंपरा को हमने अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन में विशेषाधिकार रिट जारी किया जाता था। विशेषाधिकार रिट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो सम्राट का विशेषाधिकार होता था, ठीक है। तो विशेषाधिकार रिट जारी करने की जो शक्ति ब्रिटेन में प्रैक्टिस में थी, उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया है इंडिया में। प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वह अपने मूल अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाए। यह बात तो स्पष्ट है। 32 में दिया गया है ना ये कि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो उस उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा, उसको एनफोर्स कराएगा। इस बात की गारंटी दी गई है। यानी यह भी आपका मूल अधिकार है कि आपका मूल अधिकार उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, इससे कोई नहीं रोक सकता आपको। तो अनुच्छेद 32 अपने आप में ही मूल अधिकार है। इसके तहत आपको सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आप। मूल अधिकारिता है उसकी इस मामले में कि आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप उच्च न्यायालय से होके आए। ध्यान रखिए कि सेम शक्ति, मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सेम शक्ति, रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट्स के पास भी है। हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के जरिए रिट जारी करते हैं और मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले को सुनते हैं। यह आप पर है कि आप हाई कोर्ट जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। बस एक अंतर है। अंतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो वो उसके लिए कोई समाधान ना निकाले। जबकि 226 में जो अधिकार दिया गया है वो संवैधानिक अधिकार है। ये मूल अधिकार नहीं है आपका कि हाई कोर्ट आपकी सुनवाई करे ही, ठीक है। बस यही अंतर है। बाकी सारे तरह के रिट हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट इनकार भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। और मूल अधिकारिता होने की वजह से इस मामले में सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ये नहीं कहेगा कि भाई आप हाई कोर्ट होके आइए, ठीक है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई इस मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए कोई दूसरा उपाय संविधान में मौजूद है या कहीं और मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ये नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट खुद उस मामले को टैकल करेगा क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है। तो इस आधार पर आपका निवेदन अस्वीकार नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट कि इसके लिए कोई अन्य उपाय मौजूद है। और जैसा कि मैंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट्स को भी रिट जारी करने की शक्ति है, मूल अधिकार के मामलों में भी शक्ति है। बस यह है कि हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई
ये मेरा मूल अधिकार है कि हाई कोर्ट रिट जारी करे। हाई कोर्ट इनकार कर सकता है क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 226 भाग 3 के बाहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करे, आदेश दे, निर्देश दे, ये आपका फंडामेंटल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट तो मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट मना कर सकता है। तो रिट जारी करने की अनन्य शक्ति यानी एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट तो कर ही सकता है। साथ में 32(3) में हमने देखा कि अगर संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इन पावर्स को अन्य न्यायालयों को देना चाहे तो वो भी दे सकता है। तो 32(3) भी इसका एग्जाम्पल है कि ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। 5 तरह के रिट, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सारे लैटिन एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए इस तरह के नाम हैं। ठीक है, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस, ये सब लैटिन एक्सप्रेशन होने की वजह से इस तरह के नाम है। इनका अर्थ आपको ध्यान पर रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि भाई शरीर को प्रस्तुत करो। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया, पुलिस उठा कर ले गई, 24 घंटे के भीतर आपको पता है कि इसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही करना है। ठीक है, 24 घंटा जैसे ही बीता, उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो गया। 24 घंटे तक अगर मजिस्ट्रेट के सामने इस व्यक्ति को पेश नहीं किया गया तो हेबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि इस व्यक्ति को मेरे सामने ले आओ, शरीर लेकर आओ, सामने प्रस्तुत करो, कहां है। तो जो अवैध तरीके से, मनमाने तरीके से हिरासत में लिए जाने वाली घटनाएं हैं, कई बार होता है ना कि भाई किसी को पुलिस उठा के ले गई, एनकाउंटर करने के मकसद से ले गई, ऐसा आरोप लगता ही रहता है और होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या फिर नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो 24 घंटे में अगर वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस व्यक्ति का कोई रिलेटिव हो, दोस्त मित्र हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट को जाकर हेबियस कॉर्पस की डिमांड कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भाई इस आदमी को प्रस्तुत करो, यहां परसों से उठाकर ले गए, वो अभी तक कहां है, ये मजिस्ट्रेट के सामने तो नहीं आया। तो इस तरह की स्वतंत्रता को जब बाधित करने की कोशिश करता है हमारा फोर्स, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, जनरली इन्हीं सब केसेस में होता है, या फिर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी है, ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी की बात नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट तो है ही, जारी हो ही सकता है, साथ ही निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए बहुत ही दमदार आदमी है, एकदम बाहुबली टाइप का आदमी है, उसने किसी व्यक्ति को उठा लिया और कैद कर लिया और वहीं रूम में मारपीट के बराबर किया जा रहा है, सबको पता है कि इसको उठाकर यहां रखा गया है। तो उसका आर्टिकल 21 के तहत जो लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार उस व्यक्ति का है जिसको उठाकर ले गया गया है, वो खतरे में, और उसकी जान भी जा सकती है, हो सकता है उसको मारपीट कर मारने वाला मार ही दे। उस कंडीशन में निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर सकता है, हेबियस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस मतलब शरीर को प्रस्तुत करो, ले आओ। हाल के किसी फिल्म में हेबियस कॉर्पस का जिक्र आया था। दूसरा है मैंडेमस। फिर है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये न्यायालय के खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं, अधीनस्थ न्यायालय को वरिष्ठ न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जाता है। ये 2 रिट हैं। इन रिट में क्या क्या हैं, उनके पॉइंट्स हम लोग विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो प्रोहिबिशन और सर्सियरी, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों एक तरह के ही रिट हैं। हम देखेंगे इसमें छोटा सा अंतर है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध न्यायालय के अगेंस्ट ही जनरली जारी किया जाता है। ठीक, अधीनस्थ न्यायालय के, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा
निचले न्यायालय को जारी किया जाता है। और एक है को वारंटो, अधिकार पृच्छा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ शरीर को प्रस्तुत करो। परमादेश का मतलब हुआ हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब हुआ रोकना, प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण का मतलब हुआ सूचित करना। और ये दोनों अधिकार किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है? न्यायालयों के अगेंस्ट जारी किया जाता है। और अधिकार पृच्छा मतलब आपकी अथॉरिटी क्या है? को वारंटो, हु आर यू, हाउ यू आर ऑथराइज्ड, आपकी अथॉरिटी क्या है। अभी के लिए ये समझ लीजिए, एक एक करके जब समझेंगे तो लास्ट में इसको कंक्लूड कर लेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। मैंने जैसा कि बताया, हेबियस कॉर्पस किन मामलों में जनरली इस्तेमाल होता है? शरीर को प्रस्तुत करने की बात कहां आएगी? जहां मनमानी गिरफ्तारी की बात आएगी या किसी को कैद में रखा गया होगा, उसके विरुद्ध संरक्षण देता है ये। मैंने जैसा कहा कि भाई पब्लिक अथॉरिटी तो है ही इसमें, साथ ही अगर निजी व्यक्तियों के रवैये में कोई बाहुबली व्यक्ति किसी को कैद करके रख ले, उस कंडीशन में भी सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस रिट जारी करता है। और हेबियस कॉर्पस के में ध्यान रखना है कि पब्लिक अथॉरिटीज को तो रिट जारी करता ही है। जैसे पुलिस ने अगर किसी को उठा लिया है तो रिट जारी करेगा ही कि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी नहीं हुई है तो लेके आओ, कहां है व्यक्ति। और साथ में निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी कर सकता है। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का केस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है, जिसको हम कहते ही हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण केस। इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हेबियस कॉर्पस को अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अभी हमने पढ़ा 32(4) में क्या प्रोविजन है कि संविधान में उपबंध होने के अलावा, किसी संवैधानिक उपबंध के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि 32 को निलंबित किया जा सके। और वो संवैधानिक उपबंध क्या है? वो संवैधानिक उपबंध है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि आपके कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। किनको छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। ये सब हम लोग पढ़ चुके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर मामले में कहा कि हेबियस कॉर्पस रिट जारी करने की शक्ति, हेबियस कॉर्पस रिट का अधिकार, ये आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 359 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बाद में संविधान में नहीं लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। उसकी वजह है कि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जुड़ा हुआ है। 20 और 21 ध्यान कीजिए कि निलंबित नहीं हो सकता, और 20 और 21 में 21 शामिल है, और 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हेबियस कॉर्पस रिट का अधिकार अगर निलंबित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि 21 को निलंबित कर दिया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेबियस कॉर्पस का जो रिट का अधिकार है, ये 359 के तहत भी निलंबित नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल है कि हेबियस कॉर्पस रिट कब जारी नहीं हो सकता है? तब जारी नहीं हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन,
प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए एक्ट बना हुआ है बकायदे। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अनुसार मान लीजिए हिरासत में लिया गया हो या किसी अन्य विधि के अनुसार हिरासत में लिया गया हो, तो फिर हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। इसी तरह विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के केस में अगर कार्रवाई हुई हो, उस कंडीशन में भी हेबियस कॉर्पस जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। या कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया हो, भाई उसने दोष अपराध किया, अपराध साबित हुआ, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, या फिर अपराध साबित नहीं भी हुआ फिर भी जुडिशियल कस्टडी में अगर भेजा गया है, तो अब इस बात पर दावा नहीं कर सकते कि भाई जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, इसको कैद से बाहर कीजिए, वो उसका अधिकार नहीं है। तो विधि के अनुसार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, कैद में रखा गया है, तो वहां आप नहीं कर सकते हेबियस कॉर्पस की डिमांड। अदरवाइज हेबियस कॉर्पस रिट डिमांड भी की जा सकती है, जारी भी की जा सकती है। और ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो न्यायालय की अधिकारिता से बाहर हैं, जैसे कि सैन्य न्यायालय के जो न्यायिक फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस का रिट जारी नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि जहां सैन्य न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ काम करेगा वहां वो हेबियस कॉर्पस रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार तब हो जाता है जब सैन्य न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जाकर कोई फैसला सुनाए। फिर है मैंडमस या फिर परमादेश, हम आदेश देते हैं, ये निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। परमादेश का मतलब यह हुआ कि किसी पब्लिक अथॉरिटी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना काम पूरा करे, कर्तव्य पूरा करे, ड्यूटी पूरा करे, जिससे उसने इनकार कर दिया है। तो किसी पब्लिक अथॉरिटी में सरकार भी शामिल है, नगर निगम भी शामिल है, लोकल अथॉरिटीज भी शामिल हैं। ठीक है, ये सब जब जिनका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो ड्यूटी निभाने से अगर इनकार कर दे और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि उसकी वजह से आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसकी ड्यूटी न निभाने की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट उनको परमादेश रिट जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं कि जो कर्तव्य तुम्हारा था, जो ड्यूटी तुम्हारी थी, जिस पद पर तुम बैठे हुए तुम्हारी ड्यूटी थी, उस ड्यूटी को करने से इनकार किए, हम आदेश देते हैं कि उसको पूरा करो। और पूछेगा कि क्यों इनकार किए, किस आधार पर इनकार किए, तो वही परमादेश है। ठीक है, कब जारी ये नहीं होगा परमादेश? पहली चीज, निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं होता है परमादेश। मैंडमस ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ जारी होता है। जबकि हमने क्या देखा, हेबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटीज के भी खिलाफ जारी होगा, सरकारी अधिकारियों के अगेंस्ट भी होगा और निजी व्यक्तियों के भी अगेंस्ट होगा। परमादेश निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के को जारी किया जा सकता है। दूसरी बात, कुछ पद ऐसे होते हैं जहां डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब विवेकाधीन शक्ति है। जैसे किसी सरकारी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास ये विवेकाधीन शक्ति है कि वो ये ड्यूटी करे या फिर ना करे, वो ऑथराइज्ड है इसके लिए। जब ऐसे कंडीशन हो कि किसी व्यक्ति को जो पद पर बैठा हुआ है उसको विवेकाधीन अधिकार मिला हुआ है कि उस कर्तव्य को करे या फिर ना करे, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इच्छा पर है ना, इच्छा के अधीन है, विवेक के अधीन है, तो विवेकाधीन शक्ति है उसको। और जब उसको ऑलरेडी शक्ति दी हुई है तो फिर इसका मतलब आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में परमादेश जारी नहीं होता। फिर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आधारित जो ड्यूटीज हैं, दो पक्षों के बीच में, एक सरकारी पक्ष और एक गैर सरकारी पक्ष, अगर इन दो पक्षों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल दायित्व है, संविदा युक्त दायित्व है, उस कंडीशन में भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं हो सकता।
और यहां नहीं लिखा हुआ है हाई कोर्ट के जो हायर जुडिशरी है, कोर्ट या फिर न्यायाधीश के विरुद्ध भी नहीं जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट भाई सुप्रीम कोर्ट को ही जारी करना है। हाई कोर्ट या उसके न्यायाधीश के विरुद्ध उनके न्यायालय से रिलेटेड जो काम है, न्यायिक जो काम है, उसके लिए नहीं जारी हो सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि हम आदेश देते हैं कि तुमको ये वाला फैसला सुनाना था, तुम ये वाला फैसला सुनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में अगर हाई कोर्ट कोई ऐसी भूल करे तो वहां रिट जारी हो सकता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि न्यायिक जो उनके कार्य हैं, न्यायिक कार्यों में के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, न्यायिक कार्यों के लिए नहीं जारी किया जा सकता है हाई कोर्ट या न्यायाधीशों को, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में ऐसा किया जा सकता है। तो ये इसके अपवाद हैं कि कहां कहां जारी नहीं हो सकता। पहला, निजी व्यक्तियों के खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता है, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट जारी होगा। विवेकाधीन शक्तियों का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी होगा जो सरकारी पद पर हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन आधारित दायित्व पूरा नहीं करने पर नहीं जारी होगा। और राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी हो सकता है। आप राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि आपका कर्तव्य ये था, आपने ये पूरा नहीं किया है। और दूसरा, हाई कोर्ट के या फिर कोर्ट के न्यायाधीश हो या फिर खुद अदालत हो, उसको ऐसी रिट जारी नहीं की जा सकती है उनकी न्यायिक दायरे में। ठीक है, चलिए, तो परमादेश ये हो गया। अब है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। दोनों की प्रकृति लगभग एक है, एक जैसा ही है, बस छोटा सा फर्क है। प्रतिषेध मतलब हो गया प्रोहिबिशन, रोकना। रोकेंगे किसको? जो कोई कुछ काम कर रहा हो उसको रोक सकते हैं, जो काम कर चुका हो उसको रोकेंगे। रोकने की कंडीशन क्या है? कोई गलती कर रहा हो उसको रोका जा सकता है कि भाई नहीं, ये तुमको नहीं करना है, ये तुम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। जो कोई काम कर रहा है उसको रोका जाए। तो रोकने का काम कब होगा? जब न्यायालय कौन जारी करता है? दोनों को कौन जारी करता है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, दोनों को किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है? किसको जारी किया जाता है? वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। अब दोनों में टेक्निकल फर्क क्या है? प्रोहिबिशन तब होगा जब कोई काम किया जा रहा हो। न्यायालय ऐसा कौन सा काम करेगा जिसको रोकने की जरूरत पड़ेगी? न्यायालय ऐसा काम कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय जब अपने अधिकारिता के बाहर जाकर कोई फैसला, कोई सुनवाई कर रहा हो। मान लीजिए कि मान लीजिए कोई औद्योगिक ट्रिब्यूनल है। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिए, न्यायालय के साथ साथ इसमें अर्ध न्यायिक निकाय भी हैं। ठीक है, जिनके फैसलों का नेचर जो है वो जुडिशियल की तरह होता है, लेकिन जुडिशियरी के पार्ट नहीं होते ये, तो अर्ध न्यायिक निकाय जिसमें ट्रिब्यूनल वगैरह आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिषेध, न्यायालय या फिर जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं, जब वो कोई गलत कर रहे होंगे, कुछ उनसे गलती हो रही होगी, तब उनको रोकना है, प्रोहिबिशन करना है। गलती हो चुकी होगी तब उत्प्रेषण करना है। दो रिट में अंतर समझिए। प्रोहिबिशन तब करेंगे जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो, तो उसको क्या करेंगे? रोकेंगे कि भाई ये तुम्हारा एरिया नहीं है, ठीक है, ये तुम नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में प्रतिषेध रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट कि ये आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहे हैं। जैसे कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, वो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है जो कि नॉन इंडस्ट्रियल मामला है, इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, काम इसका इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का है। ठीक है, या ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ग्रीन ट्रिब्यूनल मान लीजिए कोई ऐसा फैसला कर रहा है जिसमें
पर्यावरण का कोई मामला नहीं है। ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा है जिसका नेचर सिविल मामले का है या आपराधिक मामले का है। उस कंडीशन में वो अपने दायरे के बाहर जाकर सुनवाई कर रहा है, उसकी अधिकारिता में नहीं है इस चीज को सुनवाई करना। उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई आपको प्रोहिबिशन रिट जारी कर रहे हैं हम कि आप ये काम मत कीजिए, क्योंकि ये सुनवाई आपके अधिकारिता से बाहर है, आप नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसी सुनवाई करके कर रहा है और निर्णय दे चुका है, उसका अपील भी सुन रहा है, तो जैसे ही निर्णय दे चुका होगा तो प्रोहिबिशन नहीं, फिर उत्प्रेषण का देंगे रिट। ठीक है, तो दोनों में टेक्निकल अंतर बस इतना ही है कि प्रतिषेध भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्धन्यायिक निकायों को जारी किया जाता है, उत्प्रेषण भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्धन्यायिक निकायों को जारी किया जाता है। अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करने की संभावना हो या फिर सुनवाई शुरू कर दिया हो तो प्रतिषेध लगाएंगे। ठीक है, और सामान्यतः जब निर्णय दे दिया हो अगर अधीनस्थ न्यायालय ने तो फिर उत्प्रेषण लगाएंगे। तो इसकी प्रकृति जो है वो निवारक है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाने के बाद उसको क्योर करते हैं, निर्णय हो गया उसके बाद उसको क्योर करेंगे, और निर्णय जब तक नहीं हुआ तब तक वो प्रिवेंशन है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको लीवर की समस्या आ सकती है। ठीक है, आपने दवाई, अपना लाइफस्टाइल सुधारना शुरू कर दिया, व्यायाम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको कोई बीमारी हुई नहीं है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको अंदाजा है कि भाई मुझे ये डिजीज हो सकती है, तो आपने प्रिवेंशन शुरू कर दिया। और जब आपको डायग्नोस हो गया कि हां आपका फैटी लीवर है, तो क्या करेंगे? प्रिवेंशन के साथ साथ क्योर करना शुरू करेंगे, दवाई चलाना शुरू करेंगे, मेडिकल सेवा लेना शुरू करेंगे। तो दोनों में एक और अंतर क्या है कि प्रतिषेध जो है उसकी प्रकृति प्रिवेंटिव है, निवारक है, अभी निर्णय सुनाया नहीं गया है। लेकिन उत्प्रेषण की प्रकृति जो है वो निवारक भी है और क्यूरेटिव भी है। अगर निर्णय सुनाया जा चुका है तो उसको क्योर करना, ठीक, और प्रिवेंशन भी है, दोनों बातें हैं उसमें। बात स्पष्ट है? तो इन दोनों में यही एक टेक्निकल अंतर है कि प्रतिषेध में न्यायालय अभी अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्धन्यायिक निकाय किसी मामले की सुनवाई करने वाला है या फिर कर रहा है तो उसको रोकेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, प्रोहिबिशन करेंगे, प्रोहिबिशन रिट जारी करेंगे। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जब निर्णय दे चुका हो तो उत्प्रेषण रिट जारी करेंगे। सामान्यतः निर्णय दे देने पर उत्प्रेषण रिट जारी होता है। ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए हैं? वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी किया जाता है। अंतिम है क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा का मतलब मैंने क्या बताया था? भाई आपकी अथॉरिटी क्या है, किस अथॉरिटी से आप किसी पद पर बैठे हुए हैं, तो किसके अगेंस्ट जारी होगा? पब्लिक अथॉरिटी में कोई व्यक्ति सरकारी पद पर बैठा हुआ है। अब सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो उतनी योग्यता नहीं रखता उस पद पर बैठने के लिए जो निर्धारित योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल मान लीजिए नहीं करता। तो कोई गया और बोला कि ये इस पद पर बैठे हुए हैं भाई साहब, लेकिन इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस पद पर बैठने की नहीं है, ये एक पॉलिटिकल लॉबिंग के तहत इस पद पर बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा अधिकार पृच्छा रिट के जरिए, को वारंटो रिट के जरिए, कि किस अथॉरिटी से बैठे हुए हो, साबित करो। ठीक है, आपकी अथॉरिटी क्या है उस कुर्सी पर बैठने की? यही अधिकार पृच्छा है। बस इसमें यह बात है
कि किसी के प्रसाद पर्यंत अगर कोई पद धारण किया हुआ व्यक्ति है सरकारी पद पर, उससे नहीं पूछा जाएगा। जैसे मंत्री जो हैं, किसी के प्रसाद पर्यंत जो पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकता। जैसे मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ठीक है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए हुए, और इस तरह जितने भी प्लेजर बेस्ड पोस्ट हैं, प्रसाद पर्यंत वाले पोस्ट हैं, उनके अगेंस्ट उनकी अथॉरिटी नहीं पूछी जाएगी, को वारंटो रिट जारी नहीं होगा। अदरवाइज किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से या फिर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से को नहीं रखने वाला व्यक्ति अगर उस पद पर बैठा हुआ है और उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी जा सकता है, तो फिर उस कंडीशन में को वारंटो रिट जारी होगा। और ये सारे रिट कब जारी होंगे? 32 के तहत। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट क्या है? मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में ही होगा। 32 के तहत जो भी अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है, जो आदेश देता है, जो निर्देश देता है, वो क्या करता है? मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही, अदरवाइज 32 के तहत कोई कार्रवाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब इसको अगर समराइज कर लें थोड़ा सा कि भाई हेबियस कॉर्पस क्या हो गया? हेबियस कॉर्पस हो गया सार्वजनिक प्राधिकरण के अगेंस्ट भी, यानी सरकारी लोगों के खिलाफ भी और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी, मनमाने तरीके से हिरासत में लेने या फिर अवैध रूप से कैद में रखने या किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कैद करने की स्थिति में हेबियस कॉर्पस रिट जारी होता है। ठीक है, एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो अनुच्छेद 359 के तहत भी निलंबित नहीं हो सकता। परमादेश मैंडमस में लोक प्राधिकारी सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी होता है, पब्लिक अथॉरिटी को ही जारी किया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति को नहीं जारी किया जा सकता है। एक्सेप्शन क्या है? निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं हो सकता है, विवेकाधीन शक्तियों का अधिकार रखने वालों के खिलाफ नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल दायित्व है वो अगर टूट रहा है तो भी नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं हो सकता है, और हाई कोर्ट या न्यायाधीशों के खिलाफ जारी नहीं होगा अगर वो उनके न्यायिक दायरे में काम हो तो। ठीक, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, हेबियस कॉर्पस निजी के खिलाफ भी, निजी व्यक्ति के खिलाफ भी और सरकारी व्यक्ति के खिलाफ भी। परमादेश सिर्फ सरकारी व्यक्ति के खिलाफ, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों वरिष्ठ न्यायपालिका द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका को जारी होगा। प्रतिषेध कब जारी होगा? जब किसी को किसी काम से रोकना है, और किसी काम को रोकने का मतलब है कि वो चल रहा है, अभी कंटिन्यूएशन में है या फिर शुरू होने की संभावना भी है, तो प्रतिषेध होगा। यानी वरिष्ठ न्यायालय तब रिट जारी करेगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जब अधीनस्थ न्यायालय या फिर अर्ध न्यायिक निकाय अपने अधिकारिता से बाहर जाकर किसी फैसले की सुनवाई करने वाला हो या फिर कर रहा हो तो रोक देगा। ठीक, उत्प्रेषण में क्या होगा? वो सुनवाई कर चुका है, निर्णय दे चुका है, उस कंडीशन में उत्प्रेषण का रिट जारी होगा, क्योर करना होगा। तो नेचर में क्या हुआ? नेचर में प्रतिषेध प्रिवेंटिव नेचर का है, जबकि उत्प्रेषण प्रिवेंटिव के साथ साथ क्यूरेटिव भी है। अधिकार परीक्षा फिर पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ही जारी होगा। किसी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अवैध रूप से बैठा हुआ है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है, तो उससे को वारंटो रिट द्वारा पूछा जा सकता है कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है। एक्सेप्शन क्या है? कि प्रसाद पर्यंत जो लोग सरकारी पद धारण करते हैं उनके खिलाफ नहीं जारी होता, जैसे कि मंत्री। ठीक है, बात स्पष्ट है? आइए अब अनुच्छेद 32 में, जैसा मैंने बताया कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करने की शक्ति है, और मूल अधिकारों का आपका उल्लंघन हो तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 226 में। अंतर बस इतना है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 226 आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है।
इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आपको मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में आपके निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाई कोर्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अंतर क्या है? अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। इसका मतलब कि यहां हाई कोर्ट का पावर रिट जारी करने का ज्यादा है। ठीक है, तो 32 और 226 की जब तुलना करेंगे तो हाई कोर्ट का पावर ज्यादा दिखेगा, लेकिन एरिया कम दिखेगा। एरिया क्यों कम दिखेगा? सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं का भी मामला उठा सकता है, कहीं से भी निवेदन आए सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट अपने राज्य, जिस राज्य का कोर्ट है हाई कोर्ट, उसके भीतर कारण होना चाहिए। ठीक है, भले ही उससे फिर कहीं बाहर का भी व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, लेकिन कारण उस राज्य के भीतर होना चाहिए। तो ये अपने राज्य के दायरे में, अपनी अधिकारिता की जो इसकी सीमा है उसके दायरे में सुनवाई करता है, और सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं भी सुनवाई, कहीं के भी मामले को सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत प्रवर्तन इन्फोर्समेंट जो है मूल अधिकार का है, जबकि 226 के तहत यह संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि 32 के तहत जो आपको अधिकार मिला हुआ है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो आपको मूल अधिकार का प्रवर्तन कराने का अधिकार है वो आपका संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट देश भर के मामलों में अधिकारिता रखता है, जबकि हाई कोर्ट की राज्य सीमा के भीतर है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32 के अंदर, जबकि हाई कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है, वो इनकार कर सकता है क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। तो हाई कोर्ट विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और कह सकता है कि भाई इस मामले में हम रिट जारी नहीं करेंगे। ठीक है, अब सवाल है कि रिट जारी करने की शक्ति किसके किसके पास है। पहला आप जानते हैं आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट्स के पास है। लेकिन इसमें आपको भूलना नहीं है कि संसद को भी तो शक्ति है कि रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार कर दे। तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के पास है, अंतर बस ये है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए करेगा और हाई कोर्ट्स सभी मामलों में कर सकता है, मूल अधिकार समेत। संसद द्वारा विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति दी जा सकती है, जो हमने अभी पढ़ा 32(3) में। और एक इंपॉर्टेंट बात, अनुच्छेद 139 कहता है कि संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा भी अन्य मामलों में रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। ठीक है, 139 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 बातें हम कर रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस क्या है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी, अन्य केसेस में भी रिट जारी करने की शक्ति है। संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति का विस्तार कर सकता है, विधि बनाकर लॉ के द्वारा 32(3). और आर्टिकल 139 कहता है कि भाई यहां हमने देखा ना कि हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्या हाई कोर्ट के बराबर किया जा सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट को केवल जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, क्या इसका विस्तार ऐसा किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अन्य मामलों के लिए रिट जारी कर सके? तो वो 139 कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन संसद लॉ बनाएगी इसके लिए, पार्लियामेंट विधि बनाकर ही सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के अलावा भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। ऐसा कोई विधि बना नहीं है। तो प्रेजेंट स्टेटस
सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि 139 के अंदर प्रावधान है कि संसद विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मूल अधिकारों के अलावा भी दे सकती है अन्य मामलों में, लेकिन ऐसी विधि बनी नहीं। इसी तरह प्रावधान 32(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को भी सुप्रीम कोर्ट को ये जो मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है वो अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है, कुछ भाग या फिर पूरा का पूरा। वो भी नहीं बना। तो प्रेजेंट स्टेटस में तो यही दो चीजें हैं, रिट जारी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। लेकिन प्रावधान के लेवल पर ये दोनों चीजें भी ध्यान पे रखना है कि संसद विधि बनाकर 32(3) और 139। ठीक है, 139 देख लीजिए। कुछ रिट निकालने की शक्ति संसद विधि द्वारा क्या है? लॉ। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों में भिन्न मतलब मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से अलग मामलों में निदेश आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है, या उनमें से कोई भी निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। ठीक, तो 32 क्लियर है। अब आइए 33। तैंतीस कहता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं जब हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार का शुरुआती हिस्सा, तो उसमें हमने पढ़ लिया है कि भाई किन किन मामलों में मूल अधिकारों को निर्बंधित किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो 33 ये कहता है कि जो सशस्त्र बल के मेंबर्स हैं, हमने डिस्कस किया था ना कि भाई जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, पुलिस फोर्स हैं, उनमें अगर सभी व्यक्तियों को जो अधिकार दिए गए हैं या सभी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अगर उनको भी दे दिया जाएगा तो फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह सकेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह सकेगा, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, वही 33 है जो हम पढ़ चुके हैं कि सशस्त्र बल हो गए, सशस्त्र बलों के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके मेंबर्स हो गए। जो पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिन फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, काउंटर इंटेलिजेंस हो गया, इन पर्पसेस के लिए जो राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलिजेंस के पर्पस से, रॉ हो गया। ठीक है, इसके अलावा इन सारे के सशस्त्र बलों के मेंबर्स, देखिए क्या होता है भाई, एक हो गया कि सशस्त्र बल का कोई मेंबर है, अब आसूचना है यानी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के पास एक से एक खुफिया जानकारियां आती हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, इनके पास बहुत सेंसिटिव जानकारियां आती, तो ये जानकारियां क्या होता है आपस में शेयर भी होता है ना, और ये शेयर करने वाले लोग कौन होंगे? वो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग होंगे, कोडिंग के जरिए दिया जाता है, लेकिन इनके पास इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं कि अगर वो लीक हो जाए तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। इसीलिए आर्टिकल 33 कहता है कि भाई संसद विधि द्वारा, लॉ के द्वारा ये तय कर सकेगी कि इनमें से सशस्त्र बलों के सदस्यों को जो अधिकार हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो फोर्सेस इस्तेमाल हो सकते हैं, हो रहे हैं, इंटेलिजेंस के लिए जो फोर्सेस इस्तेमाल होते हैं, लोग इस्तेमाल होते हैं, साथ ही जो इन सारे बलों के लिए टेलीकम्युनिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के अधिकारों को किस हद तक रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, किस हद तक निराकृत किया जा सकता है, मतलब खत्म भी किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां जरूरी है। अगर ये सारे अधिकार सबको दे दिए, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और किसी में मिलिट्री इंटेलिजेंस के व्यक्ति ने कहा कि भाई मुझे आज ये सूचना मिली है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक रात में करने वाला है, और वो बोले कि भाई मेरा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, हम तो बोलेंगे, तो ये तो संभव नहीं है
अगर ऐसा बोलेगा तो फिर तो देश की सुरक्षा खतरे में। इसीलिए आर्टिकल 33 ये प्रोविजन करता है कि मूल अधिकारों में तो आपको सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन कुछ लोगों के अधिकार को तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और वो लोग कौन से होंगे? जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं, जो पुलिस फोर्सेस के मेंबर हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिन फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, जो इंटेलिजेंस से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, या फिर इन सभी बलों के लिए या ब्यूरो के लिए या खुफिया एजेंसियों के लिए जो टेलीकम्युनिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत ही सेंसिटिव जानकारी आती जाती रहती है, इन सारे व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए या उनको सस्पेंड करने के लिए, खत्म करने के लिए संसद विधि द्वारा प्रावधान कर सकती है। यह है आर्टिकल 33। ठीक है, सीमित कर सकती है उनका अधिकार। और क्यों कर सकती है? उनके कर्तव्यों का उचित पालन हो और उनमें अनुशासन बना रहे। 34 क्या कहता है? 34 कहता है कि जब किसी भी एरिया में मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू है, कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है जब सिविल प्रशासन, जो हमारा नागरिक प्रशासन है, लोक प्रशासन है, उसके बूते के बाहर हो जाए किसी मामले को संभालना, किसी स्थिति को संभालना। उस कंडीशन में क्या होता है? सेना को उतारना पड़ता है। और जब सेना को उतारना पड़ेगा, वहां मार्शल लॉ अगर लागू हो गया, तो किसी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लागू हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए, मार्शल लॉ कब लागू होता है? संविधान नहीं बताता। किस आधार पर लागू होगा? संविधान नहीं बताता। जैसे नेशनल इमरजेंसी किस किस आधार पर लागू होगा आपको पता है? संविधान ने उसका प्रोविजन बता रखा है। कितने समय के लिए होगा आपको पता है। किस विधि से होगा आपको पता है। मार्शल लॉ के बारे में आर्टिकल 34 बताता तो है कि मार्शल लॉ अगर प्रवृत्त है तो क्या होगा, आपके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह नहीं बताता कि यह कब लागू होगा, किन आधारों पर लागू होगा, कितने समय के लिए लागू होगा। यह कुछ भी मार्शल लॉ के बारे में जानकारी संविधान नहीं देता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब कहीं मार्शल लॉ लागू है तो इस मूल अधिकारों का जो भाग है, आपके मूल अधिकारों का निर्बंधन, उस पर रेस्ट्रिक्शंस क्या लागू हो सकते हैं। अब कह रहे हैं कि इस भाग में जितने भी अधिकार पहले दिए गए हैं उन सब के होते हुए भी संसद विधि द्वारा, पार्लियामेंट बाय लॉ, संघ या राज्य की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं, किसी भी व्यक्ति, जो सरकारी सेवा का कोई व्यक्ति हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, ठीक है, सरकारी सेवा में जो व्यक्ति लगे हुए हैं या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति, मतलब जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, मार्शल लॉ के दौरान संसद विधि द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य जो किया गया है जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया हो, जहां मार्शल लॉ लागू है। जैसे एक एरिया है भाई, यहां मार्शल लॉ लागू है, यहां कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो वहां की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है या उसके पुनः स्थापन के संबंध में किया गया है, ठीक है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड, इन सबको विधि मान्य कर सकती है संसद। मतलब समझिए, मार्शल लॉ लागू है, ठीक है, बहुत टेंस माहौल है। अब इस टेंस माहौल में फायरिंग हो रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। मान लीजिए टेररिस्ट ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है, भाई पुलिस के बूते के बाहर है कि इस पूरे इलाके में पुलिस नहीं संभाल पाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है? पहली चीज कि मार्शल लॉ के दौरान सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया जाता है। नागरिक प्रशासन खत्म हो गया, एसपी, डीएम, फला अधिकारी, ये सब खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब पावर में नहीं है। फैसला लेने का अधिकार किसका हो गया? एग्जीक्यूट करने का अधिकार सेना का हो गया। सैन्य शासन, मार्शल लॉ, सेना अपने लॉ के हिसाब से चीजें वहां डील करेगी। अब सेना डील कर रही है,
नागरिक प्रशासन का कोई रोल नहीं है अब इसमें क्रॉस फायरिंग हो रही थी और 3 सिविलियंस को गोली लग गई। तो भाई 3 सिविलियंस को गोली लग गई तो संसद ऐसा लॉ बना सकती है जिसमें इन सबके द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति हैं, जो किए गए कार्य हैं, उनमें कोई एरर हो जाता है, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है, इन सब कार्रवाइयों के दौरान कुछ भी अगर हुआ उसको विधि मान्य कर दिया जाए। मतलब है कि क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं उसको। वहां हम राइट्स की बात नहीं करेंगे कि भाई फायरिंग हुई और एक सिविलियन मारा गया तो अब उसके इस राइट का उल्लंघन हुआ। संसद विधि द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकती है कि सैन्य शासन के दौरान अगर कोई व्यक्ति ऑथराइज्ड वे में कुछ करता है तो उसको कंपनसेट कर दिया जाए, उसके कृत्यों को विधिमान्य कर दिया जाए, ठीक है। इस सेना विधि के अधीन कोई दंड का आदेश दिया गया हो, कोई दंड दिया गया हो, इन सबको विधिमान्य कर दिया जाए। और कोई व्यक्ति जो कार्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहा है उसको कंपनसेट कर दिया जाए, ठीक है, उसकी गलती को माफ कर दिया जाए, उसको गलती ही माना जाए, गैर इरादतन माना जाए। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 35 कहता है कि आपने भाई पूरे मूल अधिकार के दौरान कई सारे ऐसी जगहों पर पढ़ा कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान करेगी। आर्टिकल 35 कहता है कि संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। किन किन मामलों में? यह सब हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 35 भी पहले पढ़ चुके हैं। जिन विषयों के लिए 16(3) हमने 16 के दौरान पढ़ा था ना कि भाई किसी राज्य में अगर डोमिसाइल की शर्त को आरोपित करना हो, कोई राज्य अपने यहां डोमिसाइल की अगर शर्त आरोपित करना चाहता है तो उसका विधानमंडल विधि नहीं पारित करेगा, बल्कि पार्लियामेंट से ही उसको विधि पारित कराना पड़ेगा, सेंटर से ही होगा, ठीक है। लेजिस्लेचर, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसी से विधि पारित होगी। तो अगर किसी राज्य में डोमिसाइल संबंधी आर्टिकल 16 के अधीन प्रावधान करना हो तो भी राज्य के विधानमंडल की हैसियत में नहीं है कि वो अपने यहां विधि पारित करे और कहे कि अब डोमिसाइल की शर्त ये है। तो 16(3) हो गया। अनुच्छेद 32 का 3 अभी हमने देखा। 32 का 3 क्या कहता है कि रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को भी संसद विधि बनाकर दे सकती है। फिर अनुच्छेद 33 अभी हमने पढ़ा, और 34 मार्शल लॉ वाला, ठीक है। 33 और 34। 33 में क्या है? सशस्त्र बलों के सदस्यों को और बाकी इंटेलिजेंस के लोगों के जो मूल अधिकार हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के मूल अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकती है। तो आर्टिकल 35 बेसिकली यही कहता है कि सिर्फ संसद विधि बनाएगी, राज्य का विधानमंडल की शक्ति नहीं होगी। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? 16(3) डोमिसाइल वाला, आर्टिकल 32(3) यानी रिट जारी करने की शक्ति अगर अन्य न्यायालयों को देना हो तो संसद विधि बना सकती है, जो कि बनाया गया नहीं है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों, इन सब के, आर्म्ड फोर्सेस हो गए, जो फोर्स लोग पब्लिक ऑर्डर में लगे हुए हैं, खुफिया एजेंसीज हो गई, इनके टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके मौलिक अधिकार को रेस्ट्रिक्ट करने वाली विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो आर्टिकल 33 जिसके तहत आपको पता है एयरफोर्स एक्ट बना है, नेवी एक्ट बना है, मिलिट्री एक्ट बना है, इस तरह के बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। आर्टिकल 34 जब मार्शल लॉ लागू हो तो सैन्य विधि के अधीन, मार्शल लॉ के अधीन जो दंडादेश दिए गए हैं, जो दंड वगैरह दिए गए हैं, उनको विधि मान्य करने वाला, या फिर उस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा पब्लिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो कृत्य किया गया है, ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए, इन सब प्रावधानों को ले आने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी।
तो ये हो गए 16, 3, 32, 3, 33, 34। और इसके अलावा आपको याद है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अपराध है। तो जो ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें किसी कृत्य को अपराध घोषित किया गया है और कहा गया है कि विधि द्वारा इसके लिए व्यवस्था होगी, जिसमें अस्पृश्यता का अंत हो गया और बलात्श्रम हो गया, आर्टिकल 23। ठीक, इन सब के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को है, राज्य के विधानमंडल को नहीं है। हमने कब पढ़ा था ये? आर्टिकल 17 जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि भाई उसमें कुछ डिटेलिंग नहीं दी गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है और अस्पृश्यता जहां लिखा हुआ है कि भाई ऐसा कोई कृत्य करने पर अपराध घोषित किया जाता है, वहां ये नहीं बताया गया है कि इसमें अपराध घोषित किया है तो दंड क्या है। तो दंड देने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा, और लॉ कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो किस आर्टिकल के अधीन संसद बनाएगी? अस्पृश्यता के अंत के खिलाफ, मतलब अंत के खिलाफ नहीं, अस्पृश्यता के खिलाफ अगर कोई एक्ट बना तो वो कौन बना रहा है? संसद। और किस एक्ट के अधीन रहते हुए बना रहा है? वो भी शक्ति आर्टिकल 35 में संसद को दिया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राज्य का विधानमंडल नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद को ये शक्ति है। 16, 3, 32, 3, 33, 34, 17, 23। इसके साथ ही इसका एक प्रोविजन कहता है कि जो भी लॉ, जो भी विधियां हमारे आजाद होने तक, ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ होने के पहले तक प्रवृत्त थी, मतलब इंप्लीमेंटेड थी, चल रही थी, वो सब लागू रहेंगी। कब तक? संविधान लागू होने के पहले जो विधियां थी तब तक लागू रहेंगी जब तक कि संसद, फिर संसद आ गया, राज्य का विधानमंडल नहीं, संसद उनको रिपील ना कर दे, उनमें कोई संशोधन ना कर दे। ठीक है, निरसन या फिर रिपील ना कर दे, अमेंडमेंट ना कर दे, या फिर कोई परिवर्तन ना कर दे। तो आर्टिकल 35 क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ संसद को यह शक्ति है। किन किन मामलों में? जिन विषयों के लिए 16(3), अनुच्छेद 32(3), 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनके लिए। ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, यानी 17 और 23 जो अपराध घोषित किए गए हैं, संसद को शक्ति है कि वो विधि बनाए, राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं है। ठीक है, और संविधान प्रारंभ होने के पहले जो विधियां प्रवृत्त थीं वो तब तक लागू रहेंगी जब तक कि संसद उसमें परिवर्तन, संशोधन या फिर चेंजेस ना कर दे। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी और आप आज मिठाई खाइएगा। फाइनली आपने फंडामेंटल राइट्स को पूरा कर लिया है, और फंडामेंटल राइट्स को पूरा करने की खुशी में मिठाई जरूर खाइए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बाहर निकलेंगे। अभी तक एक काम और करिएगा, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो सकता है आप पीछे की कई चीजें भूल चुके हों, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उनको अटेम्प्ट लीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि कितने सवाल अटेम्प्ट हो रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि PYQ का एक सेशन में बीच में ले लूं। ठीक है, बाकी सबको बात समझ में आई या आज भी कुछ लोग हैं जो घबरा गए? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।